ओसीडी को ठीक करने के 4 स्टेप्स हैं, मगर उन चारों स्टेप्स को शुरुआत करने से पहले आपको ओसीडी की ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना होगा, क्योंकि वो पूरा कोर वैल्यू ही आपके ओसीडी का एकदम नींव सेट करता है। सबसे पहले आपके ब्रेन का हिस्सा जो होता है, जो ओसीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हम स्ट्राइटम कहते हैं। अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे तो सबसे नीचे अगर आप एक अंगूर रखते हैं, मान लीजिए अब वो अंगूर पिचक गया है, तो स्ट्राइटम ऐसे ही ओसीडी में पिचक जाता है। इसका फंक्शन होता है कि फिल्टर आउट करता है चीज़ों को, कि कौन से थॉट पर हमें ध्यान देना है, कौन से थॉट पर नहीं ध्यान देना है। मगर मान लीजिए जब अब ये पिचक गया है तो अब ये फिल्टर आउट की चीज़ें कर नहीं पाएगा, और जब ये फिल्टर आउट नहीं कर पाता है तो ओसीडी में जैसे आपको मनगढ़ंत थॉट्स आते हैं ना, कि इसको चेक करूं, ये लॉक था या नहीं था, या बहुत इंट्रूसिव इमेजेस आती है और आप उन पर हुक्ड हो जाते हैं, वो स्ट्राइटम की वजह से होता है। दूसरा हिस्सा जो आपको ध्यान रखना है, सिंगुलेट गाइरस बोलते हैं जिसको। सिंगुलेट गाइरस जो होता है, आपकी जो ये ब्रेन होता है, ये आपकी आइज़ होती है, और आइज़ के पीछे एक हिस्सा छिपा होता है जिसको हम ऑसिपिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, OFC। वो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में जब ये सिंगुलेट गाइरस यहाँ पर होता है, ये इस हिस्से में स्टक हो जाता है, और ये सिंगुलेट गाइरस का काम होता है कि आपके हर्ट को, आपकी गट को सिग्नल्स देना कि कुछ डेंजर है और हमें कुछ चेंज करना है। तो जब आप डरे होते हैं या जब आप अफ्रेड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो ये हिस्सा वो डर के सिग्नल्स देता है। आपकी दिल धक धक होता है ना, ये हिस्सा इस हिस्से को कहते हैं कि कुछ करो, हम बहुत डरे हुए हैं। तो तभी जब आप ओसीडी में एंग्शियस होते हैं ना, ये हिस्सा एक्चुअली आपको बोल रहा होता है कि कंपल्शन करो, कुछ करो, इस एंजाइटी से हमें रिलीफ चाहिए। और ये जब अटक जाता है ना, ये वर्किंग वाले ब्रेन में, तब प्रॉब्लम होती है। ओसीडी के ट्रीटमेंट का काम होता है इसको अनहुक करना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है, ऑसिपिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसमें क्या होता है, ये एरर डिटेक्शन का काम करता है। मान लीजिए कि क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पर मंकीज को एक ब्लू लाइट आती थी, तो उन्हें एक सिरप मिलता था, स्वीट सिरप, और उनको पता चल जाता था कि ब्लू लाइट आई है तो स्वीट सिरप मिलेगा, तो वो पाइप पर सक करते थे। मगर क्या हुआ, जब उन्होंने थोड़े टाइम बाद नोटिस किया कि अब ब्लू नहीं, रेड लाइट पर सिरप आ रहा है, तो रेड लाइट पर पाइप सक करने से खाना मिलेगा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। मगर उनको स्ट्रैटेजी बदलने में OFC ने काम हेल्प किया। OFC ने बोला देखो ब्लू लाइट में एरर है, चेंज करो, रेड लाइट पर सब करो तो खाना मिलेगा। पर क्या होता है, ओसीडी में ये एरर डिटेक्शन इतना हाई हो जाता है कि ये बोलता है कि नहीं, अभी जो आप काम कर रहे थे ना उसमें कुछ खराबी है, अभी स्विच मत करो, अभी आपको स्विच नहीं करना है, यहाँ पर ही लगे रहो, इसी काम को ठीक करने में लगे रहो। तो आपके माइंड में आता है कि मैं इसको चेक करता रहता हूँ, मैं अपने हाथ धोता रहता हूँ या धोती रहती हूँ, अभी दूसरा काम नहीं कर सकती क्योंकि अभी इसमें कुछ खराबी है, तो मैं दूसरे काम पे स्विच कैसे करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एरर डिटेक्ट करने लगता है कि आप दूसरे काम पे स्विच ही नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा हिस्सा मिलाकर OCD बनाते हैं। दिस इज OCD। अब आपको अगर इस OCD को बदलना है तो आपको बस याद रखने हैं 4 R। सबसे लास्ट R होता है रीवैल्यू करना, रीफोकस करना, रीएट्रीब्यूट करना और रीलेबल करना। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रीलेबल और रीएट्रीब्यूट करने के होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स हैं। रीलेबल और रीएट्रीब्यूट, ये स्टेप्स, ये मॉडल OCD का मानता है कि जब आपको OCD के थॉट्स आते हैं ना, तो वो बॉम्बार्ड करते हैं, वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि आपको लगता है वो आपको बिल्कुल पोजेस कर चुके हैं, और अब आप वहाँ से कुछ और ना सोच सकते हैं, ना आप कुछ काम कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको थॉट आया, मान लीजिए अब आपको थॉट आया, कोई इंट्रूसिव इमेज आपको थॉट आती है कि कुछ भी ब्लास्फेमस या कुछ भी सेक्सुअली इंट्रूसिव थॉट आ गया, या कुछ चेकिंग रिलेटेड थॉट आ गया कि अगर मैंने चेक नहीं करा ना कि वो स्विच बोर्ड कैसे टंगा हुआ था तो मुझे बहुत एंजाइटी होगी। आपको सेंसेशंस आती हैं बॉडी में एंजाइटी वाली, कि आपका दिल धक धक करता है, आपका गट एकदम ऊपर नीचे हो जाता है, आप डरे हुए हैं, आपको लगता है अभी एंजाइटी पीक पर जाएगी, ये एंजाइटी पीक पर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये पूरा ओसीडी का एक चक्रव्यूह सा बन जाता है और इसमें आप धंसे चले जाते हैं। ये मॉडल कहता है कि देखो आप ना ओसीडी का चक्रव्यूह तो बनता है मगर आप उस चक्रव्यूह में धंसे चले जाते हैं क्योंकि आप हर थॉट पर विश्वास कर रहे हैं, आप हर थॉट के साथ एंगेज कर रहे हैं। आपको मान लीजिए कोई भी इंट्रूसिव इमेज आती है जो ब्लास्फेमस है या सेक्सुअली इंट्रूसिव है, सेक्सुअली इंट्रूसिव इमेज आई मान लीजिए आपको, अब आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप धंसे चले गए। अच्छा ये आई, क्या इसका मतलब मैं गलत हूँ, क्या इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूँ, क्या इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है, क्या अगर ऐसा मैंने सोचा तो क्या मैं मॉरली करप्ट इंसान हूँ। और अब आप इसके साथ इंगेज करे जा रहे हैं, ऐसा इतना इंगेज कर लिया है कि इस ऑब्सेशन में और आप में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। मगर ये कहता है कि ना एक ओसीडी वाला व्यक्ति हमेशा बता सकता है कि कौन सा थॉट ओसीडी का थॉट है, कौन सी एंजाइटी ओसीडी की एंजाइटी है और कौन सा आपका थॉट है और आपकी एंजाइटी है, ना कि ओसीडी की। तो ये कहते हैं जब भी आपको ऐसे थॉट आता है ना, या कोई भी अर्ज आती है, कोई भी इंट्रूसिव थॉट आया, कोई भी इंट्रूसिव इमेज आई, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको उसको ये बोलना है कि दिस इज ओसीडी, this is an obsession or this is OCD making me want to do these things। and आपको फिर अपना ध्यान हटाकर ऐसी किसी चीज़ पर लगाना है जिसको आप इंजॉय करते हैं, ऐसी एक्टिविटी पर आपको अपना ध्यान लगाना है जिसको उन्होंने नाम दिया रीफोकस करने का। तो इसमें सिंपल फंडा इनका ये होता है कि कोई भी ऑब्सेशन, कोई भी कंपल्शन आया, आपको बोलना है दिस इज OCD, बस इतना बोलना होता है आपको, और आपको आगे बढ़ना होता है और अपने ध्यान को रीफोकस करना होता है। तो इससे क्या होता है, एक ACT एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी का फिनोमेना होता है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ये कहते हैं कि कभी कभी हम अपने थॉट्स में इतना उलझ जाते हैं, इतना अंदर चले जाते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों की इतनी ज़्यादा ले लेते हैं, या खुद को इतना ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि हम में और उन थॉट्स में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता है। मगर जब हम खुद को बोलने लगते हैं कि ये एक OCD है, दिस इज OCD, दिस इज नथिंग एल्स बट OCD, तो आप उन थॉट से एक स्टेप आउट कर पाते हैं। आप एक बाहरी, मान लीजिए ये थॉट है, 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 बट जब आप बोलते हैं कि ये थॉट्स पूरे OCD के थॉट हैं, दिस इज OCD नॉट मी, तो आप इन थॉट से अपना एक अलग से डिफरेंस कर पाते हैं और आप एक बाहर से एंगेज कर पाते हैं चीज़ों को। और ऐसा आपको बहुत बार करना होता है। तो इस चीज़ को ये रीलेबल और रीएट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। रीएट्रीब्यूशन में बेसिकली ये कहते हैं कि रीएट्रीब्यूशन में आप खुद को याद दिलाते हैं कि एक OCD है जो एक केमिकल इम्बैलेंस है ब्रेन का, और आप बस इसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन में। तो अगर आप कुछ एक्शन डर के वजह से नहीं करते हैं तो आप सिंगुलेट गायरस को अनहुक कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को वो रीएट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। रीफोकस में वो बस ये बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना ज़रूरी है जिसको आप इंजॉय करते हो स्टार्टिंग में। रीवैल्यू में बस एक सिंपल वो कहते हैं कि आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ को OCD से गाइड करना चाहेंगे या आप अपनी लाइफ को खुद से गाइड करना चाहेंगे। तो इस चीज़ को एंड में रीवैल्यू करना बोल देते हैं। तो इस पूरे मॉडल को ब्रेन लॉक मॉडल का नाम दिया गया है, जिसका एक बेसिक सा फंडा, मेन स्ट्रैटेजी ये है कि लेबल करना कि ये OCD है, ये OCD है जो बार बार एक ब्रोकन बेल की तरह बजे जा रहा है, बट आई कैन फोकस माई अटेंशन ऑन अदर थिंग्स, एंड दैट इज़ द होल
जो जिस स्ट्रैटेजी पे ये बेस्ड है वो इस पूरी स्ट्रैटेजी का नाम इन्होंने इसको ओसीडी दिया है। इन केस आप ओसीडी से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, मगर ईआरपी एक प्रोफेशनल की हेल्प के साथ अगर आप ये चीज़ें करते हैं, फिर बाद में अकेले आप ये चीज़ करते हैं, तो ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो in case you need help, do feel free to reach out to me. My contact details